फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 6 फरवरी 2023 को सी-टेट के जूनियर लेवल के एग्ज़ाम में आए हुए एसएसटी के क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। तो देखिए, कुषाणों ने एक तो पेशावर था, ये आप लोग जानते हो, पेशावर आपको चारों ऑप्शन में मिल रहा है। उसके साथ ही दूसरा जो था वो आपका था केंद्र मथुरा। कुषाणों ने पेशावर और मथुरा दो शक्तिशाली केंद्रों में शासन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर का, पेशावर और मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन क्या है? कथन है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। बी है, इस काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। और सी है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई। तो आपको बताना है कौन सा जो विकल्प है वो सही है। तो इसमें जो आपका विकल्प है वो तीनों ही सही हैं, ए, बी और सी, तीनों ही विकल्प बिल्कुल सही हैं। तो इस तरीके से आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर पे देखिए, तीनों ऑप्शन दिए हैं, ए, बी और सी सभी सही हैं। तो राइट आंसर आपका 4th ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिए हैं, पहला है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था है जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए थे। बी है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था। तो इसमें क्या सही है और क्या गलत है? देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा आपका गलत है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर है 1 नंबर का कि एक सही है परंतु बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इस अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए जाते हैं? तो ये स्थान है कांधार, जहाँ पर जो अशोक के अभिलेख हैं वो ग्रीक एवं अरामाइक भाषाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड राज्य गढ़कंडगा में 70,000 गाँव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। तो इसको उल्लेखित किया गया है अकबरनामा में। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है, इसको अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है कि स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो ये बिल्कुल सही है। पुरी यानी कि जगन्नाथपुरी, और उड़ीसा में जगन्नाथ जो मंदिर है वो है, आप लोग जानते हैं, जगन्नाथ जी की पूजा होती है। कारण है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप या विष्णु का अवतार मान लिया गया। तो दोनों ही आपके कथन सही हैं, कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है। इस तरीके से आपका 1 नंबर का ऑप्शन देखिए, 1 और 2 दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन वेसा आंदोलन के विषय में सही है? तो वेसा आंदोलन है, इसके विषय में सही है कि वेसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया था। इसके साथ वेसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया था। तो ऑप्शन इसका सही है बी और डी। तो बी, डी आपके 1 नंबर के ऑप्शन में है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थीं, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गईं। बी है कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए और 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। तो ये दोनों ही कथन सही हैं और जो ए है वो, तथा ए का कारण जो है वो बी है, यानी कि बी जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन इसका 4th सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन ये है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। तो ऑप्शन इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहाँ नहीं दी गई? यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? तो देखिए, ये समाज सुधारक कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय के जब भाई थे, जब उनकी डेथ हो गई थी
तो उनकी भाभी को भी उनकी चिता के साथ में सती जो है वो बनाए जाने पर जो उनके परिवार वाले थे वो जोर दे रहे थे कि उनकी चिता के साथ में, मतलब उनके भाई की चिता के साथ में उनकी भाभी को भी साथ में सती कर दिया जाए, यानी कि चिता के साथ जला दिया जाए। तो तब से राजा राम मोहन राय के मन में ये सती प्रथा का विरोध करने की जो भावना थी वो प्रबल हुई और उन्होंने उस टाइम भी उस चीज़ का बहुत विरोध किया कि भाई की चिता के साथ में जो उनकी भाभी हैं उनको सती नहीं किया जाएगा। तो तब से ही राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज में भी उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया था। तो ये थे राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन का मुख्य ध्यान दिया? तो ये संगठन था सत्यशोधक समाज का। ऑप्शन इसका 4th सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए तथा कथन बी को पढ़े तथा सही उत्तर चुने। कथन ये है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। बी है कि उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें दोनों ए और बी दोनों ही कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन आपका इसमें 3rd सही है, दोनों ए तथा बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन इसका 4th सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? तो ये देश थे भारत, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र। तो भारत, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मिस्र जो थे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। तो ऑप्शन इसका 1st सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो ये जो ग्रह हैं आपके वो आपके हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस, यानी कि अरुण। तो ये आपका ए, बी और सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय किन मानक याम्योत्तर पर आधारित है? तो ये है आपका 82 डिग्री 30 पूर्वोत्तर। तो ऑप्शन इसका क्या है? 3rd सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? तो ये क्रमशः पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण जो क्रिया होती है इसके कारण ही दिन रात होते हैं। देखिए, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं, जबकि जब पृथ्वी जो है वो जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये जो परिक्रमण काल होता है इसके कारण ही ऋतुओं में या फिर मौसम में परिवर्तन होता है। तो परिक्रमण काल के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है और घूर्णन के कारण क्रमशः दिन और रात होते हैं। तो ऑप्शन इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनच में 30 डिग्री पूर्व में समय होगा। तो ये जो समय होगा वो होगा 2 अपराह्न, यानी कि 2 बजे अपराह्न। ऑप्शन इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए, अंडमान और निकोबार में जो वन पाए जाते हैं वो अर्ध पर्णपाती वन होते हैं। अगर शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो शुष्क पर्णपाती वन जो हैं वो इंडिया में बीकानेर में है पाए जाते हैं, जैसलमेर में और पश्चिमी जोधपुर में जो है वो पाए जाते हैं। अगर शीतोष्ण वन की बात करें तो ये ऑल इंडिया में कहाँ का? झारखंड, उड़ीसा, केरल में पाए जाते हैं। अगर वर्ल्ड में बात करें तो ये अमेरिका में पाए जाते हैं, दक्षिणी चीन में पाए जाते हैं, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका 1 सही है कि केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन है कि ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी एवं सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। कारण है पृथ्वी की भूपरपट्टी पे बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। तो इनमें आपको बताना है कि राइट कौन सा है। तो इनमें राइट है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए।
तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है कि मौसमी पवनों का मानसूनी पवनें जो हैं वो मौसमी पवनों का उदाहरण है। ये आपका राइट आंसर है। जबकि मौसमी पवनें बरस भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, गलत है। मौसमी पवनें की दिशा जो है वो बदलती रहती है मौसम के अकॉर्डिंग। स्थल एवं समुद्री समीरें स्थायी पवनों के उदाहरण है, ये भी गलत है। राइट आंसर आपका केवल ए है, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो कथन है कि जलवाष्प संघटित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है, बिल्कुल सही है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाएं जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, तो ये भी आपका सही है। इस तरीके से आपके तीनों ही जो कथन है वो सही है, यानी कि ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी किस ऑप्शन में है? तो 4 नंबर के ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन यानी कि शहतूश के लिए किया जाता है, क्योंकि? तो क्योंकि ये वजन में एक तो हल्का होता है, इसके साथ ये अत्यधिक गर्म होता है। तो ऑप्शन इसका सही है ए और बी। ए और बी आपको सही विकल्प किसमें मिलेंगे? 1 नंबर के ऑप्शन में मिलेंगे, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिए गए हैं। कथन है कि नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, ये गलत है। बी है कि अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं, तो बी आपका सही है। इस तरीके से ए आपका गलत है और बी आपका सही है। तो ये ऑप्शन आपको किसमें मिलेंगे? 4th नंबर पे। ए गलत है लेकिन बी सही है। राइट आंसर आपका 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं? तो ये क्रम होगा आपका सबसे पहले आखनन, फिर विवृत खनन, उसके बाद कूप की खनन। तो आपका सही क्रम होगा सी, ए और बी। तो राइट आंसर आपका किस में है? 1 नंबर के ऑप्शन में है, सी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानांतरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है कि ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, बिल्कुल सही। ये तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं, ये भी सही है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो राइट आपको कौन सा? 4th नंबर पे। ए, बी तथा सी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप कक्षा में पेरी और बेल पर चर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे? तो ये क्षेत्र होगा आपका कनाडा और दक्षिण अफ्रीका का। पेरी आपकी कहाँ पाई जाती है? पेरी आपकी पाई जाती है, तो पेरी आपकी पाई जाती है उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में ही क्या पड़ता है? तो कनाडा आपका कहाँ आता है? यह आपका उत्तरी अमेरिका में आता है। और दक्षिणी अफ्रीका में आपकी बेल्ट पाई जाती है, तो ऑप्शन इसका 4th सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान कीजिए। तो कथन आपके कौन से हैं? कथन है कि रूढ़िबद्ध धाराएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती हैं, बिल्कुल सही है। रूढ़िबद्ध धाराएं बड़ी संख्याओं में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, ये भी बिल्कुल सही है आपका। सी है कि रूढ़िबद्ध धाराओं को हम सब पर प्रभाव पड़ता है। रूढ़िबद्ध धाराओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं, तो बिल्कुल गलत है। रूढ़िबद्ध धाराएं आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं और ये आपको जंजीरों में जकड़ देती हैं, तो ऑप्शन इसका ए और बी सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर पे। केवल एक तथा बी जो है वो सही है, सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। तो ये है केरल और लद्दाख, तो ऑप्शन इसका 2nd सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो आप सभी जानते हैं निर्वाचन मंडल द्वारा, और अप्रत्यक्ष ये चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका
3 नंबर का सही है निर्वाचन मंडल और अप्रत्यक्ष चुनाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। ये भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। तो ये विशेषता है संघवाद की। ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। ये विशेषता जो बता रहा है वो संघवाद की विशेषता का वर्णन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूरों की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? तो ये स्थिति है कि राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। तो ये स्थिति दर्शाती है भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन क्या है? कथन है कि यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। तो ये आपका गलत है। फिर है कि इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है, उसे तैयार माल प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका बी और सी सही है। बी और सी आपको थर्ड नंबर के ऑप्शन में मिलेंगे। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है? तो ये जो ऐतिहासिक संघर्ष है ये मैंने कल के पेपर में भी आपको बताया था। ये आपका दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष की जो घटना है उसका वर्णन कर रही है। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? तो ये कारण है ये बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार जो है वो दिलाता है। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खालिस्तान के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय जो है वो संविधान के लागू होने के दिन को याद करके गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जबकि 15 अगस्त को क्या होता है वो स्वतंत्रता दिवस होता है। उस दिन हमारा जो देश है भारत वो आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामना एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा उसे वकील दिया जाएगा? तो अनुच्छेद है ये 39A। ऑप्शन इसका सेकंड सही है। अगर अनुच्छेद 38 की बात करें तो अनुच्छेद 38 क्या बताता है? ये लोक कल्याण की उन्नति हेतु राज्य की सामाजिक व्यवस्था जो है वो बनाएगा, इसका वर्णन करता है। अनुच्छेद 40 आप लोग जानते होंगे ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 से सभी लोग परिचित होंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है उससे संबंधित अनुच्छेद है। तो चारों अनुच्छेद मैंने क्लियर कर दी, इसीलिए मैं जितने भी अनुच्छेद ऑप्शन में आते हैं वो बता देती हूँ कि बाई चांस इसके अलावा अगर आपके किसी और ऑप्शन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप उसको टिक कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कारण है और कथन है। कारण है कि ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालय को मान्य होते हैं। सही है। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो इसमें आपको सही बताना है, दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, इसीलिए ऊपरी न्यायालयों की जो फैसले होती है वो निचले अदालतों को या न्यायालयों को मान्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का। इसमें यह है कि तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। उसके बाद है तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। ये सही है आपका। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। ये भी आपका सही है। जबकि आपका ए जो है कथन वो गलत है। आपका बी और सी सही है। बी और सी आपको किसमें थर्ड नंबर के ऑप्शन में है। यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का है कि जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। तो इसमें यह है
कि संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें इंटरनेट की पत्रिकाएं भी शामिल हैं। बिल्कुल सही है। और जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग है, संभवतः उतनी ही पुरानी है। तो दोनों ही अपने जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। तो इस तरीके से आपका 3rd नंबर का सही है, ए और बी दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्तंभ दिए हैं, मतलब स्तंभों का मिलान करना है। एक तरफ सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके हैं और दूसरी तरफ विवेचन अर्थ है। तो इसमें आपको सही मिलान करना है। इसमें आपका व्यवहारवाद जो है उसका मिलान होगा सीमित कौशल और तथ्यों का संचय। उसके बाद रचनावाद का जो मिलान होगा वो होगा अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक। नेक्स्ट है आपका सी, जिसका मिलान होगा बहुविषयक उपागम जो है वो विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद अंतर विषय उपागम में क्या होता है, तो अंतर विषयक उपागम जो होते हैं वो समाकलित ज्ञान में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2nd नंबर पे होगा कि ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का 3rd और डी का 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द इतिहास में पूरा स्तर की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो ये कथन है वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हों। ऑप्शन इसका 2nd सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। तो ये रणनीति होगी अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। ये सबसे सही होगा। तो ऑप्शन इसका 4th सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर का कि प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये संसाधन है BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत बताकर। तो ऑप्शन इसका 4th सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर का है कि एक इतिहास में अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। तो ये शिक्षक सहायक सामग्री होगी प्रगतिशील समय रेख दिखा करके। तो ऑप्शन इसका 3rd सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षक इसका प्रयोग एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए करता है। तो ऑप्शन इसका 1st सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थी को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। इस शिक्षण विधि के क्या फ़ायदे हैं। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि विषय के बारे में उनको प्रत्यक्ष जानकारी जुटानी पड़ेगी या जुटाना। फिर है विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका, ये भी बिल्कुल सही है। स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना बिल्कुल बहुत सही है। और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना, तो ये इतना आवश्यक नहीं है। राइट आपको कौन सा है, ए, बी और सी। ए, बी, सी आपके 2nd नंबर के ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। तो ये सबसे सर्वोत्तम क्या होगी, इस पर परिचर्चा करना। ऑप्शन इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है। तो इसमें सबसे उपयुक्त जो है वो विद्यार्थियों में पक्षपात पहचानने में मदद करना है। ऑप्शन इसका 3rd सही है। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है। तो ये विकसित करती है वाद विवाद। ऑप्शन इसका 1st सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताएं विषय शुरू कर रही है। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी कि विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने के लिए करना। तो ये सबसे राइट ऑप्शन है आपका। इसका राइट आंसर जाएगा 4th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं। तो राजस्थान के शिक्षक हैं वो छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में जो शैक्षणिक समस्या है उसका सामना कर सकते हैं। ऑप्शन इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में निम्नलिखित में कौन से विद्यमान बाधाएं हैं। तो ये जो बाधाएं हैं वो हैं आपकी विद्यालयों में विद्यालय शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं
और अच्छे प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव, ये दोनों बाधाएं हैं। तो ऑप्शन इसका एक सही है, एक तथा बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्नलिखित स्रोतों को उल्लेख किया जा सकता है। तो सेलुलर जेल की आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, तो इन स्रोतों के आधार पर उल्लेख किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न कराना। तो ऑप्शन इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसमें भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो स्मरण करना है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? तो समूह आकलन का हिस्सा जो है वो सत्रांत परीक्षा नहीं है, यानी कि टर्म एंड पे एग्जामिनेशन होते हैं वो इसका हिस्सा नहीं है। जबकि वाद विवाद, सेमिनार और कक्षा में चर्चा, सारे ही ऑप्शन बढ़िया है, ऑप्शन इसका थर्ड छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? ये आपको बताना है। तो ये जो कथन है आपका, ये विद्यार्थी के व्यवहार में केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है, यही आपका सही नहीं है। सतत का मतलब होता है, सतत और व्यापक का मतलब होता है विस्तृत। तो इसमें सभी चीज़ों का जो है वो आकलन होगा। तो ऑप्शन इसका 1 जो है वो सही नहीं है, यानी कि राइट आंसर इसका 1 है। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस तरीका का आकलन कर रही है? तो वो पूर्व अवधारणा का आकलन कर रही है। ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। लास्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित, विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला, इसके साथ विद्यार्थियों की एक लंबी समय की अवधि के काम का संचयन। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो तीनों ही इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? A, B और C तीनों ही सही हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 6 फरवरी को सीटेट के जूनियर लेवल के एग्जाम में आई हुए SST के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।